समाज, जातियां और अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का प्रभाव। अस्पृश्यता ने हिंदू समाज की गौरवशाली परंपरा को कलंकित किया। हिंदी समाज की जो व्यवस्था सामाजिक समानता और सबको उचित अवसर प्रदान करने वाली थी, वह समाप्त हुई। समाज के एक वर्ग को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। इससे समाज का सर्वांगीण और समुचित विकास अवरुद्ध हुआ। अस्पृश्यता ने हिंदू समाज के सबसे साहसी और वीर वर्ग को समाज से काट दिया और समाज की संघर्ष क्षमता को सीमित किया। परिणाम स्वरूप हिंदू राष्ट्र का बड़ा भाग लंबे समय तक दासत्व से पीड़ित रहा। अस्पृश्यता ने सामाजिक न्याय को नष्ट किया। इसके परिणाम स्वरूप समाज के कुछ सबल घटक दुर्बल घटकों को नीची दृष्टि से देखने को अपना अधिकार समझने लगे। यह रोग धीरे धीरे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि तथाकथित अस्पृश्य वर्ग में भी अंतर्वर्ग बन गए और उनमें भी आपस में अस्पृश्यता अभ्यास में आ गई। अस्पृश्य समाज धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगा और वांछित सम्मान की लालसा में अपने पूर्वजों के महान त्याग के मूल कारण धर्म रक्षण के विपरीत स्वयं ही धर्मांतरण की ओर आकृष्ट होने लगा। इनमें थोड़े से तो मुस्लिम भी बने, जबकि बड़ी संख्या में ईसाइयत के षड्यंत्रों के शिकार हुए और ईसाई बने। इसके लिए चर्च ने मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित अपने ताने वाने को माध्यम बनाया। इसके अतिरिक्त चर्च ने धन को भी शस्त्र बनाया। अस्पृश्य समाज वामपंथियों के षड्यंत्रों के भी शिकार हुए। वामपंथियों ने अपने एजेंडा के अंतर्गत इस वर्ग को शेष हिंदू समाज से पृथक करने का भरसक प्रयास किया और इसके मन में हिंदू मान्यताओं, परंपराओं और शास्त्रों के प्रति घृणा भरी। वामपंथी भारत की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने में पर्याप्त सफल रहे हैं और उन्होंने अपने इस प्रभाव का उपयोग भी हिंदू समाज के आत्मविश्वास में कमी लाने के लिए बहुत किया। क्या अस्पृश्यता का कारण जाति व्यवस्था है? वस्तुतः देखें तो किसी भी बड़े समाज को व्यवस्था के दृष्टि से छोटे छोटे घटकों में बांटना ही होगा। यदि ऐसा न किया गया तो समाज स्वयं अव्यवस्थित घटकों में बंट जाएगा और वर्ग संघर्ष को जन्म देगा। ऐसी अव्यवस्था विश्व के कई क्षेत्रों में होती रही है। भारत में जाति व्यवस्था समाज के ऐसे छोटे छोटे समूहों की पहचान ही है और इसके कई लाभ भी हुए हैं। इस जाति व्यवस्था के कारण भारत ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था खड़ी की थी, जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीविका की तो अद्भुत व्यवस्था थी ही, आजीविका की निश्चितता भी थी। इसी निश्चितता के कारण प्रत्येक कला और कौशल के क्षेत्र में जिनका विस्तार धातु विज्ञान से लेकर वस्त्र निर्माण तक था, भारत ने नए और ऊंचे आयाम स्थापित किए थे। यह एक भ्रम हम भारतीयों के मन में बैठा दिया गया है कि हमारी जाति व्यवस्था भेदभाव मूलक है। वस्तुतः हमारी सामाजिक व्यवस्था समता मूलक है। एकमात्र अपवाद अस्पृश्यता है जो जाति व्यवस्था की देन नहीं है। हम पाते हैं कि हमारे पूर्वज आपस में जातियों की तुलना करते थे तो किसी जाति को छोटी जाति या किसी की जाति को बड़ी जाति कहते थे। वे कभी किसी जाति को ऊंची जाति या नीची जाति नहीं कहते थे। इसका कारण यही है कि हिंदू समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। अब प्रश्न है कि किसी जाति को छोटी जाति क्यों कहा जाता था? देखने पर हम पाएंगे कि छोटी जाति का संबोधन सेवा प्रदाता व्यवसाय में लगे लोगों के लिए प्रयोग में आता था, जैसे नाई, धोबी, लोहार, कुम्हार, रावत आदि। इसका कारण बहुत ही सुगम और स्पष्ट है। किसी भी गांव में नाई या धोबी या लोहार या कुम्हार या रावत स्वाभाविक रूप से सीमित संख्या में ही होते थे। इनकी तुलना में किसान आदि बहुत अधिक संख्या में होते थे। तो जब इन जातियों की पंचायतें बनी तो इनकी सदस्य संख्या बहुत थोड़ी रही। इससे इन्हें छोटी जातियां कहा गया।
अतः किसी जाति का छोटा या बड़ा होना उस जाति के सदस्यों की संख्या पर निर्भर था। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि छोटी जातियों का महत्व समाज में कम नहीं था और न ही इन जातियों के लोग उपेक्षित थे। समाज के प्रत्येक पर्व संस्कार में सभी जातियों की भूमिकाएं निर्धारित की गई थी ताकि समाज में समरसता बनी रहे। यूरोपीय लोग जब भारत में आए तो उनके लिए जाति व्यवस्था नई व्यवस्था थी, क्योंकि उनके समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने उनके समाज में एक कास्ट सिस्टम को देखा था, तो उन्होंने जाति व्यवस्था को कास्ट सिस्टम ही समझ लिया और जातियों को कास्ट का नाम दे दिया। कालांतर में अंग्रेजों ने ही कास्ट के साथ लोअर और अपर शब्द जोड़े और जातियों को ऊंचा और नीचा बताया। इसी प्रकार जातियों को भेदभावपूर्ण बताने के पीछे अंग्रेजों का एक उद्देश्य भारतीय समाज में फूट डालना भी था। अन्यथा भारत में लोग आपस में एक दूसरे को पारिवारिक संबोधनों यथा चाचा, मामा, नाना, काका, बुआ, भाभी, चाची, मौसी आदि से बुलाते थे। ऊपर वर्णित जातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों में आपस में अस्पृश्यता नहीं थी। क्या जाति व्यवस्था और कास्ट सिस्टम एक ही है? कास्ट शब्द मूलतः पुर्तगाली शब्द है और इसका अर्थ सांचा होता है। इसी शब्द से कास्टिंग शब्द निकला है, जिसका अर्थ एक सांचे में ढालना होता है। मध्यकाल में जब विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, पुर्तगाल के लोग मानते थे कि भरे पूरे ऊंची कद काठी वाले लोग ईश्वर द्वारा अलग सांचे में ढाले गए हैं। आपने एक वाक्यांश सुना होगा, डार्क, टॉल एंड हैंडसम। यह उसी सोच से निकला है। उनका मानना था कि ऐसे लोगों की कास्ट ही औरों से उन्नत या ऊंचा है, इस कारण वे ऊंची कास्ट के कहलाए। अन्य लोग स्वाभाविक रूप से नीची कास्ट के माने गए। हर समाज में सुंदर दिखने वाले ऊंची कद काठी के लोगों को अलग ही सम्मान मिलता है। इससे सबके मन में ऐसा ही बनने की स्वाभाविक इच्छा रहती है। अतः मनुष्यों को वैसा ही बनने के विभिन्न प्रयास जगत भर में चलते रहते हैं। हमें इस नस्ल सुधार के प्रयास के रूप में ही देख सकते हैं। इसी क्रम में पुर्तगाल में एक विचार चला कि यदि ये ऊंची जाति वाले लोग आपस में विवाह करें तो इनकी संतानें भी ऊंची कद काठी वाले होंगे। इसी प्रकार से इनमें इंडोगैमी अर्थात अपने ही समाज में विवाह की प्रथा प्रचलित हुई और ऐसे लोगों के अलग समाज बनने लगे। ऐसे प्रत्येक समाज को अलग कास्ट कहा जाने लगा। बाद में जब भारत के कुछ हिस्सों में पुर्तगालियों के उपनिवेश बने तो इसमें प्रचलित इंडोगैमी को देखकर उन्हें लगा कि जाति व्यवस्था भी उनकी कास्ट व्यवस्था ही है। उनके पास जाति शब्द के लिए कोई पर्यायवाची था ही नहीं, तो उन्होंने जातियों को कास्ट संबोधन दे दिया। जातियों और कास्ट को एक ही व्यवस्था मानने वालों में स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे जातियों के ऊंची नीची होने की बात प्रचलन में आने लगी। भले ही भारत में ऐसा न होकर जातियों के आकार से उन्हें छोटा बड़ा कहा जाता था, आगे चलकर जब देश में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ और अंग्रेजी प्रचलन में आई तो कास्ट के साथ साथ अपर और लोअर जुड़ गया। हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करने लगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के प्रत्येक जाति के राजा और सैनिक मिलकर लड़े थे। भले ही यह संग्राम भारतीय राजा हार गए, इसने अंग्रेजों को अंदर तक डरा दिया था। इसीलिए भारतीय समाज में फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ। उन्होंने जातियों के ऊंचे और नीचे होने की बात को प्रचारित किया और इसका उपयोग समाज को बांटने में किया। किसी भी समाज में इंडोगामी के कई दुष्परिणाम होते हैं। इनमें आनुवांशिक रोग एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है। कास्ट सिस्टम इस दुष्प्रभाव से युक्त अतः दोषपूर्ण है। यूरोप में इंडोगामी से बचने के लिए कास्ट सिस्टम को ही छोड़ना पड़ा। भारत की जाति व्यवस्था यूरोप के कास्ट सिस्टम से भिन्न व्यवस्था है। इसमें इंडोगामी के साथ साथ एक्सोगामी अंतर समूह विवाह व्यवस्था भी है। उसके लिए प्राचीन काल से ही चली आ रही गोत्र व्यवस्था ने हमारी बहुत सहायता की है। इस कारण भारतीय जाति व्यवस्था
यूरोपीय कास्ट सिस्टम की भांति दोषपूर्ण न होकर एक निर्दोष सामाजिक व्यवस्था है। भारत जाति व्यवस्था आजीविका की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध करवाती है। यूरोप की कास्ट सिस्टम व्यवसाय आधारित नहीं है, जबकि भारत की जाति व्यवस्था व्यवसाय या आजीविका आधारित है। अतः भारत की जातियों को कास्ट कहना उचित नहीं। जाति व्यवस्था यूरोप की कास्ट सिस्टम की तुलना में बहुत उन्नत व्यवस्था थी। हिंदू समाज को आखिर करना क्या चाहिए? हिंदू समाज को समझना होगा कि जातिगत कठोरता का उद्भव कैसे हुआ। जिन परिस्थितियों में हिंदू समाज में जाति व्यवस्था ने कठोरता धारण की, उस समय उसकी आवश्यकता थी। यह सत्य है कि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को धर्मांतरण से बचाया, अन्यथा इस्लाम जहाँ भी पहुँचा उसने वहाँ की मूल संस्कृति को बड़ी तेजी से समूल नष्ट कर दिया और वहाँ के संपूर्ण समाज पर अरबी संस्कृति थोप दी। किंतु जाति व्यवस्था के कारण इस्लाम 1300 वर्षों से अधिक समय में भी भारत में ऐसा करने में पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाया। यद्यपि 82 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक भूमि तक विस्तृत भारतीय राष्ट्र आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि में सिमट गया है। आज भी विश्व में 120 करोड़ हिंदू विश्व की तीसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या है। किंतु हिंदुओं को समझना होगा कि अब जातिगत कठोरता की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात और अंग्रेजों द्वारा भारतीय ग्रामीण व्यवस्था को नष्ट कर देने के पश्चात देशों का नगरीकरण भी बड़ी तीव्रता से हुआ है। इस नवीन व्यवस्था में पुरातन जाति व्यवस्था प्रासंगिक नहीं रह गई है। अब जाति व्यवस्था का महत्व पुरातन गोत्र व्यवस्था की रक्षा तक सीमित है। अतः अब हिंदुओं को जाति व्यवस्था की कठोरता को त्यागना होगा और एक सर्वसमावेशी और समरस समाज की रचना करनी होगी। जहाँ तक अस्पृश्यता की बात है, तो अस्पृश्यता ने हिंदू समाज में जिस रूप में जन्म लिया, उसी से स्पष्ट है कि यह हिंदू समाज की सबसे बड़ी भूल है और तत्काल प्रभाव से पूर्णतः त्याज्य है। हिंदू समाज को चाहिए कि अपने वीर सैनिकों के वंशजों से क्षमा याचना करे और उनके पूर्वजों ने अमानवीय कष्ट सहते हुए भी जिस प्रकार से हिंदू धर्म का पालन किया, उसके लिए उनका अभिनंदन करे और उन सबको समाज में सम्मान का स्थान देकर समाज में उन्हें समरस करे। अस्पृश्यता को तत्काल संपूर्ण रूप से समाप्त कर और जातिगत कठोरता को त्याग कर हिंदू समाज अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हिंदू समाज जातिगत कठोरता का त्याग करता है और सभी जाति के लोगों को सम्मान समझता है, समान अधिकार देता है, तो सहज संभव होगा कि हमारे जो भी भाई किन्हीं भी कारणों से हिंदू समाज को छोड़कर चले गए हैं और मुस्लिम या ईसाई बन गए हैं, हम उन्हें अपने समाज में वापस ला सकेंगे। अगर हिंदू समाज ऐसा करने में सफल होता है तो देश में चल रही सभी सामाजिक संघर्षों का भी सुखद अंत संभव होगा।